मैं तुमको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि तुम्हें 3 पार्ट्स में समझनी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनना क्योंकि हर पार्ट्स के बाद पिक्चर और भी ज़्यादा डार्क होती जाएगी। सोचो कि तुम एक ऐसी बड़ी ऑफिस में काम करते हो जिस जगह जॉब्स मिलना एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियंस का सपना होता है। कहानी की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल होता है एंड ऑफिस में भी सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो शायद तुम्हें कुछ एब नॉर्मल देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे एंड अपना-अपना काम कर रहे थे, उनमें से ही कुछ असल में पुलिस वाले हैं और उनको पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले को कैसे पहचानेंगे? उनकी वर्दी से ही ना। पर वो लोग तो यूनिफॉर्म में थे ही नहीं। वो भी तुम्हारी तरह बाकी नॉर्मल एम्प्लॉइज़ की तरह वहाँ पर काम कर रहे थे ऑफिस ड्रेस पहन के। साउंड्स लाइक अ थ्रिलर मूवी राइट? लेकिन असली शॉक तो अभी बाकी है, क्योंकि जब पुलिस को अंडरकवर रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ा तो समझ जाना चाहिए कि सिचुएशन सच्ची में कुछ गंभीर टाइप का है, जो अगली पार्ट में और भी ज्यादा क्लियर होगा। पुलिस को एक ऐसी ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा जो कि 1 या 2 दिन तक नहीं, पूरे 40 दिन तक चला, वो भी अंडर कवर रहकर। और फिर एक दिन सब कुछ हमारे सामने आता है एंड पुलिस वालों की तरफ से हमें देखने को मिलता है 9 एफआईआर एंड 7 अरेस्ट। और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक का नाम कंट्रोवर्सी में शामिल होता है। और आप सोच रहे होंगे बस यही खत्म हो गया कहानी, लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि मैंने जो भी अब तक स्टोरी आप लोगों को सुनाया है वो कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, वो एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर तो ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है और ये अगर कोई रियल लाइफ केस पर बेस्ड है, तो ऐसी कौन सी केस है जिसने पुलिस को 40 दिनों के लिए अंडर कवर रहने पर मजबूर किया? और क्या सच में नॉर्मल दिखने वाला ऑफिस के अंदर इतना सब कुछ हो भी रहा था कि पुलिस को एक 40 दिन का अंडर कवर ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा? इस वीडियो में हम पूरे केस को ब्रेक डाउन करेंगे विद प्रॉपर सोर्स, और एंड तक आते आते तुम्हें वो एग्जैक्ट रीजन पता चल जाएगा जिस वजह से जिसने इस मैटर को एक नॉर्मल कंप्लेंट से एक नेशनल लेवल कंट्रोवर्सी बना दिया। Nashik court has refused to grant interim anticipatory bail to 26-year-old Nida Khan. The special investigation team which is probing the matter opposed the interim relief in court. आरोपी का जो एप्लीकेशन था उसके ऊपर आरोपी के एडवोकेट ने बहुत देर तक आर्ग्यू किया, लेकिन हमारा कहना था कि ये जो मैटर है वो बहुत सीरियस है और इट इज़ रिलेटिंग टू मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट ऑफ वुमन का है और इसमें एट्रोसिटी भी अपला है। इसलिए विक्टिम का से कॉल करना और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का से कॉल करना और आर्ग्यू करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारा जो रिक्वेस्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट ने कंसिडर किया और अभी नेक्स्ट डेट 27 तारीख को ये मैटर हियरिंग के लिए रखा है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये पूरा केस है क्या। ये जो पूरा केस है या फिर ये जो पूरा मामला है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी किसी नासिक के जो बीपीओ ऑफिस है उससे जुड़ा हुआ है। स्क्रीन पर आप लोकेशन एंड कुछ विजुअल्स देख पा रहे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महिला एम्प्लॉयज ने ये एलिगेशन लगाया कि ऑफिस के अंदर उनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ, उनके साथ ब्लैकमेल किया गया, उन पर प्रेशर डाला गया एंड कुछ केसेस में तो रिलीजियस फोर्स कन्वर्जन तक की बात सामने आई। अब यह एक बात ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सब एलिगेशन है, कोर्ट ने अभी तक किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है। जब एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल लोग सेम टाइप की बातें बोलने लगे तब पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एम्प्लॉई कॉम्प्लेंट लेके पुलिस के पास गए एंड वहां से शुरू हुआ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, जो आगे चल के 40 दिनों का एक अंडरकवर ऑपरेशन में बदल गया। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने अब तक जो भी कहा है ना वो मतलब मैंने खुद से नहीं बना के बोल रहा। ये मतलब पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा है या फिर क्रेडिबल जो सोर्स या फिर रिपोर्ट्स है उन पर बेस्ड। सबसे बड़ा सवाल जो कि हर कोई पूछ रहा है कि ऑफिस में अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो किसी ने कोई कंप्लेंट क्यों नहीं किया, जो कि पूछना जायज भी है। टीसीएस का कहना है कि उनका जो इंटरनल पीओएसएच सिस्टम और एथिक पोर्टल है उनमें कोई भी फॉर्मल रिपोर्ट से रजिस्टर ही नहीं हुई थी। अगर तो आपको पीओएसएच का मतलब नहीं पता तो टेंशन मत लो, मुझे भी रिसर्च के दौरान ही पता चला। पीओएसएच का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट। अगर वर्क प्लेस पे किसी के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑफिशियल कंप्लेंट मैकेनिज्म है जिसको हम पीओएसएच बोल सकते हैं। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट किसी भी एम्प्लॉय की तरफ से आई ही नहीं। अब यह दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो कंपनी को सच्ची में नहीं पता कि क्या चल रहा है उनके ऑफिस के अंदर, या तो एम्प्लॉय इतने डरे हुए थे कि वो मतलब इंटरनल सिस्टम के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। एम्प्लॉय इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कंप्लेंट ही नहीं की। आपका क्या मानना है कमेंट में बताओ। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि कुछ एम्प्लॉय इतने प्रेशर और
फेयर में थी कि उन्होंने कंपनी का जो इंटरनल सिस्टम है उसकी बजाय सीधा पुलिस के पास जाने का डिसीजन लिया। और अगर आप लॉजिकली वैसे देखें, अगर किसी एम्प्लॉय के साथ गलत होता है एंड वो गलत करने वाला उसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पावरफुल पोजीशन में बैठा है, तो ये डर बिल्कुल नेचुरल है कि आपका जो कंप्लेंट है वो सही से हैंडल होगा या नहीं। और इस केस में रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 लोग जिनमें कुछ सीनियर लेवल पर है एलिजिडली इन्वॉल्व बताई गई। इसीलिए कुछ लोग एक्सटर्नल अथॉरिटीज जैसे पुलिस को अप्रोच करना ज्यादा सेफ समझते हैं। और शायद यही चीज थी जो पुलिस को और भी ज्यादा सस्पिशियस लगा। जब पुलिस के पास कंप्लेंट्स पहुंची तब उन्होंने नॉर्मली जैसा होता है वैसे सीधा ऑफिस में रेड नहीं की। क्योंकि पुलिस को लगा अगर तो वे ऐसे सीधे रेड मारते तो शायद एविडेंस जो है वो मिटा दिए जाएंगे, विटनेस से डर जाएंगे एंड जो एक्यूज्ड लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए पुलिस ने एक अनयूजुअल स्टेप लिया और वो था अंडरकवर ऑपरेशन। मतलब पुलिस ने खुद डिसाइड किया है कि वो खुद ऑफिस के अंदर जाएंगे एंड देखेंगे कि असली में हो क्या रहा है। और यह से केस और भी ज्यादा शॉकिंग होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिक पुलिस ने कुछ ऑफिसर्स को प्लेन क्लॉथ में ऑफिस के अंदर भेजा, कुछ एम्प्लॉय बनकर गए, कुछ हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर, और कुछ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ने वुमेन एम्प्लॉय के साथ क्वाइटली बात की। और सबसे शॉकिंग बात पता है, ये सिलसिला लगातार 40 दिनों तक चला। 40 दिनों तक पुलिस ने क्वाइटली ऑब्जर्व किया कि कौन किससे मिलता है, कौन किस पे प्रेशर डालता है, कौन डरा हुआ लगता है और कौन बार बार सेम नाम ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने चेस, इसके बाद स्टेट्समैन्स और लोगों की जो बिहेवियर है उसको ध्यान से समझा, यानी कि ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा अलग अलग लोग अलग इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में काफी चीजें मिलती जुलती लग रही थी और कुछ नाम बार बार सामने आ रहे थे। और लोगों की बातों में मतलब एक जैसी पैटर्न नजर आ रही थी। यानी इंसिडेंट्स अलग हो सकता है लेकिन उनका जो नेचर है वो काफी हद तक सिमिलर लग रहा था पुलिस। और जब किसी केस में ऐसी पैटर्न दिखने लगता है तब इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और शायद यही वो वजह थी जिसने पुलिस को 40 दिनों के लिए अंडरकवर रहने पर मजबूर किया। 40 दिनों के बाद पुलिस ने जो स्टेप लिया वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक या दो नहीं, पूरे 9 एफआईआर रजिस्टर किया। अब सवाल ये है कि एक साथ इतनी एफआईआर क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को लगा कि अलग अलग लोगों की कंप्लेंट्स जो है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। मतलब सेम टाइप की एलिगेशन, सिमिलर पैटर्न्स एंड कुछ केसेस में तो सेम एक्यूज का नाम बार बार सामने आ रहा था। इसलिए पुलिस ने अलग अलग इंसिडेंट्स को अलग एफआईआर के रूप में रजिस्टर किया। इन एफआईआर में जो एलिगेशंस मेंशन किए गए हैं उनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, ब्लैकमेल एंड रिलीजियस फोर्स कन्वर्शन तक की बातें शामिल है। अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है और वो ये है कि अरेस्ट होना और कोर्ट में गिल्टी प्रूव होना दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। पुलिस किसी एक्यूज को तब अरेस्ट कर सकता है जब उन्हें लगता है कि कुछ प्रीमा एविडेंस मिल सकता है, या फिर विटनेस पे प्रेशर डाला जा सकता है, या फिर कोई एक्यूज किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे रुकावट खड़ी कर सकते हैं। उस केस पे पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब तक कोर्ट में कोई भी गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक हम किसी को गिल्टी नहीं बोल सकते। फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट ले सकता है। अभी एक्यूज्ड जो लोग हैं वो खुद को इनोसेंट बता रहे हैं एंड उसी के साथ उनके जो लॉयर है वो उनका कहना ये है कि ये जो कुछ एलिगेशंस है वो पर्सनल रिलेशनशिप या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए वीडियो देखते वक्त या फिर कमेंट करते वक्त किसी को पहले से ही क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना सही नहीं होगा। फाइनल सच तभी बाहर आएगा जब इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको तो पता है हमारे प्यारे भारत का फर्स्टेस्ट सिस्टम के बारे में। के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि टीसीएस का जो नासिक का जो ऑफिस है वो बंद हो गया। लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया कि ऑफिस बंद नहीं हुआ और काम जो है वो नॉर्मल तरीकों से चल रहा है। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि वो पुलिस के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि जिन एम्प्लॉइज के खिलाफ ये एलिगेशन है उनके खिलाफ इंटरनल एक्शन भी लिए गए हैं एंड उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। कंपनी ने अपनी तरफ से इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट कर दिया है एंड इसके अलावा भी 2 इंडिपेंडेंट फार्म को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया है। यह एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, फार्म का मतलब होता है एक प्रोफेशनल कंपनी जो किसी स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट होता है। जिसमें पहली फार्म है डिलॉयट। इनका रोल होता है कि पूरी मैटर को एग्जामिन करना एंड
फैक्ट्स को वेरीफाई करना। दूसरी फर्म है ट्रा लीगल, ये एक लॉ फर्म है, यानी कि लीगल एक्सपर्ट की टीम। इनका काम होता है ये देखना कि अगर कोई एलिगेशंस प्रूव होता है तो लॉ के हिसाब से वो कौन से स्टेप होंगे जो लेना सही होगा। इसी के साथ कंपनी ने एक बोर्ड लेवल ओवरसाइट कमिटी भी बनाया है, यानी कि अब सिर्फ पुलिस नहीं, कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट ये पूरा केस को या फिर मैटर को क्लोजली मॉनिटर करेगा। अब इस पूरे केस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस केस के बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें वायरल होने लगी, जैसे कि किसी ने कहा कि ऑफिस इन्वॉल्व है और किसी ने बोला है कि फिर से पूरे ऑफिस जो है वो परमानेंटली बंद होने वाला है, और कुछ लोगों ने तो सभी एक्यूज्ड को पहले से ही गिल्टी मान रखा है। लेकिन ऑफिशियली अब तक जो भी बातें कंफर्म हुई है वो सिर्फ इतनी है कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से कुछ सीनियर लेवल पोजीशन पर बैठे हैं। जिन 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके खिलाफ आरोप ये है कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, ब्लैकमेल किया, उसके बाद रिलीजियस फोर्स कन्वर्जन तक भी किया। 9 एफआईआर हुआ, इसके बाद 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद पुलिस ने 40 दिनों का एक अंडरकवर ऑपरेशन भी कंडक्ट किया। कंपनी ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और डिलोटी और ट्राई लीगल जैसे इंडिपेंडेंट फर्म को अपॉइंट किया ताकि ये एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कर पाए कंपनी के अंदर। इसके अलावा जो बातें अभी तक चल रहा है उनमें से बहुत सारी बातें रूमर्स है या तो अभी तक प्रूव हुआ ही नहीं, इसीलिए ब्लाइंडली बिलीव करना भी गलत होगा एंड पूरी जानकारी के बिना किसी कंक्लूजन में पहुंचना भी गलत ही होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडरकवर ऑफिसर ने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग लोग अलग अलग कहानी बता रहे थे, लेकिन उनकी बातों में काफी सारी सिमिलरिटीज नजर आ रही। कुछ नाम बार बार सामने आ रहे थे और कई कॉम्प्लेन्स में तो एक जैसी पैटर्न भी नजर आ रही थी। मतलब इंसिडेंट्स अलग हो सकती है, लेकिन जो लोग कह रहे थे उनकी बातों का जो फ्लो और नेचर है वो काफी हद तक मिलती जुलती लग रही थी। और जब अलग अलग लोग एक जैसी बातें बिना एक दूसरे को देखे बोलने लगते हैं तब उन सब चीजों को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि 40 दिनों की अंडरकवर ऑपरेशन के बाद पुलिस को ये लगा कि इन सब चीजों को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता, और शायद इसी वजह से एक ऑफिस जो बाहर से तो नॉर्मल लग रहा था लेकिन अंदर से एक इन्वेस्टिगेशन का हब या फिर सेंटर बन चुका। सच ये है कि इस केस का फाइनल सच सामने आना अभी भी बाकी है। हो सकता है कि कुछ एलिगेशन गलत निकले, हो सकता है कि कुछ एलिगेशन सही भी हो जाए, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर वर्क प्लेस पर कोई अनसेफ फील करता है तो वो बस एक इंसान का फेलियर नहीं होगा, वो पूरा सिस्टम का फेलियर माना जाएगा। इसलिए सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, सवाल ये है कि हमारा जो ऑफिस है वो क्या वाकई में सेफ है? तुम्हें क्या लगता है, ये पुलिस का अंडरकवर ऑपरेशन सही था या फिर कंपनी की तरफ से पहले ही एक एक्शन लेना चाहिए था? इसके ऊपर नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर बताना। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, सच्ची में पढ़ता हूँ, तो करना कमेंट। और अगर तुम्हें ऐसी ऑनेस्ट एंड डीपली रिसर्च्ड वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो सच्ची बता रहा हूँ यार, बहुत मेहनत लगता है, एक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर ही देना और लाइक भी कर देना। मैं टाइम दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? देखो भाई, सुबह का 5:30 बज रहा है और मैं कल 3 से मतलब 12 घंटा 14 3 तो हाँ मतलब 14 घंटा हो गया भाई, मेरा सर पूरा हैंग मार रहा है। मैं अभी सोने जाऊंगा, काम खत्म यार फाइनली। देखो सुबह का पहली किरण